सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बढ़िया होंगे। सो लॉ ऑफ एविडेंस या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और बेसिकली जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट्स एन इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले आप एक ही चीज याद रखिएगा कि ये जो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट है दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। नंबर वन, फैक्ट्स, एंड नंबर टू, एविडेंसेस। तो सबसे पहली चीज बच्चों, अगर हम फैक्ट्स और एविडेंस क्या होते हैं, अगर ये चीजें हम समझ लें, तो ये दो चीजें अगर समझ लें तो पूरा एक चैप्टर जो है या फिर पूरा ये सब्जेक्ट जो है वो काफी आसान हो जाता है। तो समझिए फैक्ट्स क्या होते हैं और एविडेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरा एक बंदे से बहुत झगड़ा हो गया कि साले तेरे को मारूंगा, बहुत भयंकर मारूंगा। मैंने उसको मारने के लिए बहुत सारा मेडिकल स्टोर से जहर खरीदा। मैं शाम को 7 बजे उससे मिलने गया और शाम को 8 बजे वो जहर मैंने बढ़िया थम्सअप में मिलाया और उसको पिला दिया। ये सारी चीजें क्या है बच्चों? फैक्ट है। फैक्ट को हिंदी में बोलते हैं तथ्य, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या है? दीज ऑल थिंग्स कि भाई मेरी दुश्मनी थी, मैंने जहर खरीदा, मैंने जहर उसके घर पे मिलने गया, मैं उसको जहर मैंने लिया, उसको थम्सअप में मिला के पिला दिया। ये सारी चीजें क्या है? फैक्ट्स हैं, ठीक है? अब पुलिस वाले जैसा भी हैं वो कानून के हिसाब से मुझे शक के बिना पे अरेस्ट कर लेंगे फैक्ट्स के आधार पे। अब बच्चों हमेशा याद रखिए, फैक्ट्स जो हैं अगर वो प्रूव हो जाते हैं, अगर वो उन्हें मान लीजिए फैक्ट से अपने जो जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, अगर वो कन्विंस हो गए तो वो किसी भी इंसान को दोषी या फिर निर्दोष साबित कर सकते हैं, ठीक है? अब यहां पे जो वकील होते हैं उनका क्या रोल होता है? अब वकील जो है बेसिकली देखिए फैक्ट सही है या फैक्ट गलत है ये साबित होगा किससे? एविडेंस से। तो अब जो वकील साहब लोग हैं, देखिए फैक्ट्स तो एस्टैब्लिश्ड हैं, ये चार चीजें जो हैं ये फैक्ट तो है कि भाई मैं मिला था, मैंने जहर खरीदा था, मैं उसके घर गया था। लेकिन अब वकील साहब लोग क्या करते हैं? एविडेंसेस के साथ प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये बोल सकते हैं कि जब दुष्यंत जब धमकी दे रहा था तो उस समय दुष्यंत जो है वो मजाक के मूड में था। तो देखिए फैक्ट तो था, लेकिन वो उसको क्या कर रहे हैं? अब वो सबूत देंगे कि ये जो फैक्ट धमकी देने वाला था ये सीरियस नहीं था, इट वाज जस्ट अ गॉसिप। फिर दूसरा फैक्ट था जहर खरीदने वाला जो फैक्ट था, उसको भी सबूतों के आधार पे झूठा साबित किया जाएगा। कैसे? कि वो जहर तो खरीदा था बट उन्होंने वो जहर अपने घर के लिए खरीदा था, उनको घर पे साफ सफाई के लिए वो पर्टिकुलर केमिकल लगने वाला था। मिले थे, यस, ये दुष्यंत सर उनके घर पे गए भी थे शाम को 7 बजे, जहर दिया था, यस वो थम्सअप थी, बट थम्सअप में कोई भी जहर दुष्यंत जैन ने मिलाया नहीं था। उल्टा दुष्यंत सर जब निकले तब तक वो आदमी तो जिंदा था। उसके बाद कोई व्यक्ति आया, शायद उसने मर्डर किया या उसने जैसा भी है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए गेम पूरा क्या है बच्चों? फैक्ट का होता है। हमेशा याद रखिए फैक्ट मतलब ऐसी चीज जो अगर कोर्ट में साबित हो जाए तो कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लेता है या फिर दोषी नहीं मानता, निर्दोष कर देता है। और फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स कितने सच्चे हैं, क्या फैक्ट्स के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, यह साबित होता है किससे? एविडेंसेस से। तो इस पूरे टॉपिक में हमें खेलना है, सिर्फ किससे खेलना है? फैक्ट्स और एविडेंसेस से। बेसिकली एविडेंसेस क्या होते हैं? एविडेंसेस देखिए फैक्ट तो एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट मतलब तथ्य। मैं आपके सामने खड़ा होकर ये लेक्चर ले रहा हूं, ये क्या है? इट्स अ फैक्ट। अब एविडेंस के थ्रू हो सकता है आप इस फैक्ट को झुटला दें, ठीक है? सो बेसिकली फैक्ट और एविडेंसेस, हमको इस चैप्टर में दो चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए एनीवे, तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हालांकि हमको बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करनी है। यस, और हम खेलते रहेंगे किससे? फैक्ट्स, एविडेंस, फैक्ट, एविडेंस। एविडेंस इज बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि भाई इंफॉर्मेशन जो कोर्ट को मिलती है, इंफॉर्मेशन जो कोर्ट को मिलती है उसे एविडेंस कहा गया है। एक डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन बेसिकली जो पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, और एक ओरल इंफॉर्मेशन मतलब कोई विटनेस कोर्ट में आके कुछ बताता है। तो
अगर कोई व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन कोर्ट में देता है तो वो एविडेंस कहलाती है, ठीक है। और एविडेंस हमेशा याद रखिए, एविडेंस से हम किसको साबित करने की कोशिश करते हैं या किसको झुठलाने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स को। चलिए, सो अब इंडियन एविडेंस एक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो बच्चों सिंपल सी चीज है, लॉ जो है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। पहला कौन सा लॉ होता है, सब्सटेंटिव लॉ, जो लोग अगर चाहें लिखना तो वो लिख भी सकते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो राइट्स और लाइबिलिटी से डील कर, ठीक है। एक ऐसा राइट जो पार्टीज को राइट्स देता है, पार्टीज को लाइबिलिटी देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव लॉ। जैसे इंडियन पीनल कोड, आपने इस टाइप का गुनाह किया तो आपकी सजा ये है, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड इज व्हाट, सब्सटेंटिव लॉ। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी के राइट क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली पार्टीज के राइट्स क्या है, उनकी लाइबिलिटीज क्या है। ये सारे कौन से लॉज हैं, सब्सटेंटिव लॉ। दूसरे जो लॉज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ का मतलब ऐसे लॉज जो प्रोसीजर से डील करते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे तरीके बताए हुए होते हैं। तो प्रोसीजरल लॉ के अंदर जैसे अब इसको भी हमने दो तरह में डिवाइड कर दिया है। प्रोसीजरल लॉ को हमने दो तरह में डिवाइड कर दिया है। पहला, वो प्रोसीजर जो आपको कोर्ट में फॉलो करनी होती है, तो जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये दोनों कौन से लॉज हैं, ये दोनों जो हैं वो प्रोसीजरल लॉ हैं। प्रोसीजरल लॉ मतलब ओके, गुनाह हुआ है, कौन से कोर्ट में जाना है, कितने दिन के अंदर जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है, प्लेंट कैसे फाइल करनी है, कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, किसके थ्रू फाइल करनी है, कितने दिन में न्याय होगा, कितना कब जजमेंट आएगा, ये सारी चीजें कोर्ट में जो आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है, ये कहां पे लिखी है, सीपीसी और सीआरपीसी में। तो ये हो गया पहला, ये पहले टाइप का प्रोसीजर लॉ है। दूसरा, द प्रोसीजर फॉर प्रूविंग राइट्स और लाइबिलिटीज, सेकेंड टाइप का जो प्रोसीजरल लॉ है, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड टाइप का जो प्रोसीजरल लॉ है, पहले टाइप का क्या था, कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट में कौन सी प्रोसीजर फॉलो होती है। दूसरे टाइप का जो प्रोसीजरल लॉ है वो क्या है बच्चों, राइट और लाइबिलिटीज को प्रूव करने वाला लॉ। मर्डर किया है, प्रूव कैसे करना है, फैक्ट जो अवेलेबल है उनको प्रूव कैसे करना है। तो ऐसे लॉज जो कि सेटल करते हैं, ऐसे लॉज जो कि सेटल करते हैं प्रोसीजर, किस चीज को प्रूव करने से, राइट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। आईपीसी में तो सजा लिखी है कि मर्डर किया तो ये सजा, लेकिन भाई मैंने मर्डर किया ये साबित कैसे होगा, इसकी प्रोसीजर क्या है, तो बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट सजेस्ट द मैनर इन विच द कोर्ट डिसाइड्स वेदर अ फैक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज एविडेंस और नॉट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में यह बताया गया है कि क्या किसी फैक्ट को, तरीका बताया गया है कि क्या किसी फैक्ट को एविडेंस माना जाए या फिर एविडेंस ना माना जाए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, क्या किसी फैक्ट को, क्या किसी फैक्ट से हम इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे एक फैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, एविडेंस मान लिया जाएगा। यहां पे एविडेंस शब्द का मतलब आप समझिए, मतलब हम मान लेंगे कि वो फैक्ट सही है या फिर वो फैक्ट सही नहीं है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए एक फैक्ट है कि राम ने श्याम का मर्डर किया है। एक फैक्ट है कि क्या राम ने श्याम का मर्डर किया है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। या फिर राम ने श्याम का मर्डर किया है, इट्स अ फैक्ट। अब ध्यान से, राम ने श्याम का मर्डर किया है और पूरी पब्लिक के सामने किया है, लाखों की भीड़ थी वहां पे मर्डर के टाइम पे। तो लाखों की भीड़ में जो 10-15 लोग आए उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई राम ने जो है वो श्याम का मर्डर किया है, ठीक है। तो अब ये जो फैक्ट है, अब ये फैक्ट जो है वो क्या हो चुका है, दैट इज ये जो फैक्ट, ठीक है। सो आपको तरीका बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट कि कब आप एक किसी भी फैक्ट को एविडेंस मान सकते हैं या फिर एविडेंस नहीं मान सकते। मतलब एविडेंस मान सकते नहीं मान सकते, मतलब किसी फैक्ट को आप सच मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। हालांकि अपना ये डिस्कशन एकदम क्लियर रखना कि एविडेंसेस के आधार पे अपन मानते हैं कि वो फैक्ट मानने लायक है या फिर नहीं है। नाउ
अब बच्चों कई ऐसे फैक्ट जो होते हैं बच्चों, बेसिकली अगर कोर्ट को लगता है कि कोई फैक्ट क्या है, लॉजिकली सही है, ठीक है, कोर्ट को अगर लगता है कि कोई फैक्ट जो है लॉजिकली सही है, तो नॉर्मली कोर्ट उसको कोर्ट उसके आधार पे फैसला सुना सकता है। जैसे कि normally the fact that logically convinces the court with regard to existence or non-existence of a fact may be considered as evidence। तो नॉर्मली वो फैक्ट जो कोर्ट को ये कन्विंस कर दे, जो कोर्ट को क्या कर दे, कन्विंस कर दे कि सच में कोई फैक्ट था या नहीं था। अब यहां पे बेसिकली एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट मतलब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इश्यू भी बोल सकते हैं या फिर घटना बोल सकते हैं। तो ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को पूरी तरीके से कन्विंस कर दें, क्या कन्विंस कर दें कि ये घटना हुई थी या फिर ये घटना नहीं हुई थी। जैसे राम ने श्याम का मर्डर कर दिया, ये भी एक फैक्ट है ना, तो मर्डर कर दिया, यहां पे लिख दिया मैंने। तो ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को ये प्रूफ कर दें कि घटना घटी थी या फिर घटना नहीं घटी थी, कोर्ट उन फैक्ट्स को क्या मान सकता है, एविडेंस मान सकता है, सबूत मान सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया राम ने श्याम का मर्डर कर दिया, ये फैक्ट है। 15 लोग वहां पे खड़े थे और 15 के 15 लोगों ने कोर्ट में आके बयान दिया कि हाँ भाई राम ने श्याम का मर्डर किया था। कोर्ट लॉजिकली भी एकदम कन्विंस्ड है क्योंकि ये लोग सामने थे तो उन्होंने मर्डर ही देखा होगा। ऐसा नहीं कि आपके सामने मर्डर चल रहा है और आपके सामने मर्डर कर रहे, एक आदमी मार दूंगा और तुम देख रहे हो उधर, यार क्या लड़की है यार, मान गए यार, ऐसा नहीं होता। तो कोर्ट लॉजिकली कन्विंस्ड है कि ये सामने खड़े थे तो ये लोग मर्डर ही देख रहे होंगे और 15 लोगों ने अपना बयान दे दिया। तो क्या उन 15 लोगों के बयानों को, क्या उन 15 लोगों के बयान को एविडेंस माना जा सकता है? यस। और इस एविडेंस से ये साबित हो गया कि वो जो फैक्ट है मर्डर का, वो फैक्ट सही है। लेकिन हर लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट रेलिवेंट नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो फैक्ट आपको लॉजिकली रेलिवेंट लगे वो रेलिवेंट ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहां पे भी एक एग्जांपल लिखा है, क्लास चल रही थी और एक बच्चा सारा बार बार डाउट पूछ रहा था कि सर ये क्या होगा, इसका क्या होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला बेटा आज तू गया काम से देख। 2 दिन के बाद उस लड़के का मर्डर हो जाता है। तो बच्चों पुलिस वाले या जो भी है कानूनी अथॉरिटीज मेरे पास आती है कि तुमने मर्डर किया है, बट बच्चे वो कहीं पे भी या फिर मान लो मेरे को कोर्ट में पेश भी कर दिया गया तो भी वो लॉजिकल कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हो सकता है या फिर लोगों को ऐसा लग सकता है लॉजिकली कि भाई दुष्यंत जैन ने मर्डर किया है, लेकिन बच्चों प्लीज ये रेलेवेंट नहीं है क्योंकि देयर आर फैक्ट्स जो प्रूव करते हैं कि हर तीसरे दिन मैं किसी ना किसी स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा होता हूं और मैं उसको ऐसा बोलता हूं कि तू गया काम से। और ऐसा अब तक मैं 5000 बच्चों को बोल चुका हूं, लेकिन 5000 के 5000 में से 4999 अपनी जिंदगी में एकदम खुश है, सीएस बन के बैठे हैं, बढ़िया अच्छा खासा अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। तो बच्चों वो जो चीज है, तो मतलब हो सकता है आपको ये चीज लग रही हो लॉजिकली रेलिवेंट लग रही है कि दुष्यंत सर ने बोला तो और उसका मर्डर हुआ मतलब कनेक्शन है, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो हर एक लॉजिकल फैक्ट के ऊपर भी कोर्ट रिलाई नहीं करता। उसके बाद देयर आर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। हमेशा याद रखिए 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज रेलिवेंट मे बी प्रूव्ड। जो भी फैक्ट कोर्ट को क्या लगता है रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब कि हाँ भाई ये फैक्ट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस फैक्ट के आधार पर हम सजा सुना सकते हैं। तो जो भी फैक्ट कोर्ट को क्या लगता है रेलिवेंट लगता है, कोर्ट क्या करेगा, मतलब जो रेलिवेंट फैक्ट भी कोर्ट को लगता है कोर्ट उसको भी क्या करवाएगा, प्रूफ करवाएगा। किसके माध्यम से? एविडेंसेस के माध्यम से। राम और श्याम के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ और श्याम का मर्डर हो गया, ठीक है, ये रेलिवेंट लग रहा है, झगड़ा होना और मर्डर होना, ये 2 फैक्ट है और ये 2 आपस में रेलिवेंट फैक्ट लग रहे हैं। लेकिन कोर्ट क्या करेगा, इनको भी प्रूफ करवाएगा कि भाई मुझे इसके लिए एविडेंसेस चाहिए, मुझे सबूत चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, बट एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट मे नॉट बी एडमिसिबल एज एविडेंस। बट हर एक फैक्ट जो आपको क्या लगता है रेलिवेंट लगता है, जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसके ऊपर क्या करे, ट्रस्ट कर ले, कोर्ट उसको क्या मान ले, एविडेंस मान ले। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, एविडेंस जो है
वो सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। एविडेंसेस जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोर्ट हर एक रेलिवेंट फैक्ट को कोर्ट क्या नहीं मानता, एविडेंस नहीं मानता। ठीक है, तो समझना बच्चों अब मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, फैक्ट, और फैक्ट को हम साबित कैसे करते हैं, एविडेंसेस से। हमेशा याद रखिए एविडेंसेस भी फैक्ट है ना बच्चों। फैक्ट का मतलब क्या है बच्चों, दो लोगों का के बीच में झगड़ा हो रहा है, हाथापाई चल रही है, वो भी फैक्ट है। मैं उसको देख रहा हूं, वो भी फैक्ट है। तो मैं जो देख रहा हूं, मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा कि भाई मैंने मर्डर होते देखा है, तो बेसिकली मैं कोर्ट में बता रहा हूं कि मैंने मर्डर होते देखा है, ये फैक्ट बता रहा हूं ना मैं कोर्ट में, लेकिन ये क्या है, एविडेंस है। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जो घटना घट रही है वो भी फैक्ट है, और जो आदमी कोर्ट में उस घटना का विवरण, या जो आदमी कोर्ट में एविडेंस दे रहा है, तो जो आदमी कोर्ट में एविडेंस दे रहा है वो भी एक फैक्ट ही बता रहा है कि हाँ भाई मैंने मर्डर देखा है। तो मैं बोल रहा हूं, अच्छा कोर्ट ने मेरे फैक्ट को एविडेंस मान लिया, कोर्ट ने मेरे फैक्ट को क्या मान लिया, एविडेंस मान लिया। मतलब इसका मतलब है कि मेरा जो एविडेंस है वो साबित हो गया है, या फिर मेरा जो एविडेंस है कोर्ट ने उस एविडेंस को फैक्ट मान लिया है। ठीक है, तो कई बार फैक्ट और एविडेंस को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट डिफरेंस एक चीज याद रखिए कि बेसिकली फैक्ट, कोई भी फैक्ट है, कोई भी घटना है, उसको साबित किससे किया जाता है, एविडेंस से। और एविडेंस भी अपने आप में क्या होता है, एक फैक्ट ही होता है, लेकिन हाँ उस फैक्ट को प्रूफ करना होता है। ठीक है, the above principle is tested on the truth value of the fact. Hearsay evidence, opinion of expert, character of person, इनको रेलिवेंट माना नहीं जाता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लिखे ना, बट एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट मे नॉट बी कंसीडर्ड एज एविडेंस। हमेशा याद रखिए, रेलिवेंट फैक्ट हमेशा प्रूफ होगा, तब कोर्ट उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, लेकिन हर रेलिवेंट फैक्ट को एविडेंस माना नहीं जाता, या हर एक रेलिवेंट फैक्ट को सच माना नहीं जाता, ये भी आप बोल सकते हैं, या हर एक रेलिवेंट फैक्ट के आधार पर कोर्ट निर्णय नहीं सुनाता। चलिए, अच्छा अब थोड़ा सा एक डिफरेंस देखिए इंडिया के एविडेंस एक्ट में और इंग्लिश एविडेंस एक्ट में। इंडियन एविडेंस एक्ट में सिचुएशन बताई गई है कि एक फैक्ट को रेलिवेंट कौन कौन सी परिस्थितियों में माना जाएगा, एक फैक्ट रेलिवेंट कब होगा, एक फैक्ट को सच कब माना जाएगा, एक फैक्ट के आधार पे कोर्ट सजा कब सुना सकता है, या कोर्ट किसी को निर्दोष कब साबित कर सकता है, ये हमारे यहाँ पे बताए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको रेलिवेंट माना जाएगा। यूके में उल्टा किया है, यूके में बताया गया है कि इतने फैक्ट्स को रेलिवेंट नहीं मानेंगे, इसके अलावा जितने ही फैक्ट हैं उनको हम रेलिवेंट मानेंगे। In India, Evidence Act positively states as what are the relevant facts. The concept of relevancy is given in section 11. A fact is relevant only when it has the ability to convince the court regarding existence or non-existence of issue. अब एक और क्वेश्चन आता है, अब आप बोलोगे इश्यू कहां से आ गया। एक होता है फैक्ट और एक होता है इश्यू। ध्यान में रखिए, एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फैक्ट और इश्यू में हम नहीं समझते डिफरेंस क्या है। बच्चों बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूं कि मैंने मर्डर किया है, राम बोलता है कि मतलब मैं, एक दो पार्टी है, राम ने श्याम का मर्डर किया है, राम बोलता है कि हाँ भाई मर्डर मैंने किया है, श्याम की फैमिली वाले, श्याम का वकील बोलता है हाँ भाई राम ने मर्डर किया है। बस दोनों पार्टीज ने, एक ही चीज थी, दोनों पार्टीज ने मान लिया, क्या है ये, फैक्ट है। एक ऐसा फैक्ट जो क्वेश्चनेबल नहीं है, एक ऐसा फैक्ट जो साबित हो चुका है, किसी पार्टी को कोई डाउट नहीं है, वो है फैक्ट। लेकिन 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 मैंने कहा, वो सामने वाली पार्टी ने कहा कि दुष्यंत तुमने मर्डर किया, मैंने बोला ना पापा ना, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये क्या हो गया, इश्यू हो गया। तो एक ऐसा फैक्ट जो एक पार्टी बोलती है लेकिन दूसरी पार्टी क्या करती है, डिनाई कर देती है, वो क्या बन गया, वो इश्यू बन गया। अब इश्यू बन गया तो एविडेंसेस पिक्चर में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब ये इश्यू को प्रूव करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए क्या आते हैं पिक्चर में, एविडेंसेस आते हैं। इंग्लिश लॉ एविडेंस एक्ट स्टेट्स दैट व्हाट फैक्ट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एविडेंस। इंग्लिश लॉ में एक बताया गया है कि ऐसे कौन से फैक्ट है जिनको एविडेंस नहीं माना जाएगा। सो इट क्लियरली मीन्स दैट facts apart from the facts stated in the English Evidence Act can be considered as evidence. मतलब इंग्लिश एविडेंस एक्ट में 4 फैक्ट दिए हुए होंगे या 5, या मतलब एग्जांपल ये 4 फैक्ट दिए होंगे और बताया हो गया
कि ये एविडेंस नहीं है, इन फैक्ट्स को एविडेंस नहीं माना जाएगा। इनके अलावा जितने भी फैक्ट है उन सबको एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंस में बताया गया। अपने यहाँ पे उल्टा किया, अपने यहाँ बताया गया कि इन 4 चीजों को एविडेंस माना जाएगा, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे भी तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मानेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश एविडेंस एक्ट मुझे लगता है ज्यादा वाइड है, मेरा ओपिनियन। ठीक है, चलिए, पूरे एविडेंस एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेक्शन 1 to 55 जो किससे डील करता है, जो डील करता है कौन से फैक्ट्स को प्रूव किया जा सकता है, कौन से फैक्ट को प्रूव नहीं किया जा सकता, और प्रूव कैसे होते हैं एविडेंसेस की मदद से। सेक्शन 56 to 57 हाउ रेलिवेंट फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड, रेलिवेंट फैक्ट्स को प्रूव कैसे करना है, कौन से एविडेंस रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। और सेक्शन 118 से 167 कौन किस तरीके से एविडेंस प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक छोटा सा मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा है एविडेंस एक्ट का, और मुझे यकीन है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, एंड दिस लेक्चर कैन बी हेल्पफुल फॉर लॉ स्टूडेंट, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, और जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है वहां पे ये जो लेक्चर है वो यूजफुल हो सकता है बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।